वो 3 दिन पहले बनी होकर हवेली आई थी, पर ये तक नहीं जानती थी कि उसका शोहर कौन था। हवेली की औरतों ने हवेली का सारा काम करवाया था। उसका जिस्म दर्द से चूर था। रात मुलाजिम उसे छूने की कोशिश करता था। तभी आज रात वो हवेली के एक बंद कमरे में छुपकर सो गई। वह नहीं जानती थी वो उसी सालिम का स्टडी रूम था जिसकी निकाह में वो आई थी। रात मेहराब जहांगीर जरूरी फाइल देखने स्टडी रूम में आया था तो टेबल के सामने नीचे सिकुड़कर सोती मासूम दानिया को देखकर पत्थर हो गया। पहली बार इतनी मासूमियत और उसने देखकर उसने नरमी से दानिया को जो ही बाहर निकालना चाहा। वो रोती हुई, खबरदार जो तुम मेरे पास भी आए, वरना देखना आज मैं अपने शोहर को तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर रहूंगी। मासूम सी दानिया एक बार फिर खौफ के मारे एक तरफ सिमट गई थी। जब शेरू ने उसे अपने करीब करने की कोशिश की, उसकी नजरों में खबासत थी। वो दानिया के हसीन वजूद को गलत नजरों से देख रहा था। उसकी धमकी सुनकर वो एक जहरीली हंसी हंसा और तंजिया लहजे में बोला, अच्छा तो ये बताओ तुम्हारा शोहर कौन है? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा शोहर कौन है? अगर तुम्हें हकीकत मालूम हो जाए तो तुम ये फजूल बात कभी जबान पर ना लाती। मैं बताऊं तुम्हें, तुम्हारा शोहर एक नंबर का जालिम आदमी है। एक बार अगर तुमने उसके शिकंजे में फंस गई तो फिर तुम्हें उसके घर से कोई भी नहीं छुड़ा सकता। अभी भी वक्त है, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। शेरू की कमीनगी भरी सरगोशी ने दानिया के होश उड़ा दिए। वो कांपती हुई एक तरफ मजीद दबक गई। आज भी हर बार की तरह शेरू उस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, मगर दानिया ने खुद को संभाला। आंखों में गुस्से की चिंगारियां लिए तेजी से बोली, मैं कोई आम सी बेसहारा लड़की नहीं हूँ। पहले भी तुम्हें मना कर चुकी हूँ, लेकिन तुम बाज ही नहीं आते। तुम्हें क्या लगता है मैं इस घर की मुलाजमा हूँ? नहीं, मैं इस घर की बहू हूँ। दानिया ने नफरत से शेरू को घूरा। वो जानती थी कि वो महज एक आम सा मुलाजिम है, मगर वो अक्सर अपनी हदें पार करने की कोशिश करता था। दानिया हमेशा उसकी हकीकत उसके मुंह पर मारने की कोशिश करती, मगर वो बाज नहीं आता था। दानिया की बात सुनते ही शेरू का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अगले ही पल वो दौड़ा, अच्छा तो अब तो घर वालों को मेरी सच्चाई बताएगी। देखता हूँ कैसे बताती है। अगर तुमने जरा भी कोशिश की तो याद रखना मैं भी सबको बता दूंगा कि कल रात तुमने सारा खीर फ्रिज से गिरा दी थी और वो खीर बिल्ली ने नहीं बल्कि तुम लोगों ने खाई थी। ये सुनकर दानिया के चेहरे का रंग फक हो गया। उसका दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया था। खौफ ने उसकी रग रग में सरायत कर लिया था। वो पहले से सहमी हुई थी, मगर शेरू की बात सुनकर उसका सारा वजूद मजीद लरजने लगा। शेरू उसकी कमजोरी से बखूबी वाकिफ था और उसका फायदा उठाते हुए वो और भी करीब बढ़ने लगा। वो शख्स जिसकी अपनी बीवी रात भर उसके इंतजार में जागती रहती थी, उस लम्हे अपनी हवेस भरी नजरों से उसका मरकज दानिया को बना चुका था। मगर इस बार दानिया ने खुद को मजीद बेबस नहीं होने दिया। उसने पूरी कुव्वत से नन्हे हाथों से शेरू को पीछे धकेला और फौरन किचन से भाग निकली। अंधेरे में हवेली के लंबे बरामदों में भटकती हुई वो घबराहट के आलम में इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए कहाँ छुपे। दिल की धड़कनें काबू से बाहर हो रही थी। तभी अचानक एक खुला दरवाजा नजर आया। वह बगैर कुछ सोचे दबे पांव अंदर दाखिल हो गई और फौरन दरवाजा बंद करके दीवार से जा लगी। सांसें बेतरतीब थी, आंसू तेजी से उसकी आंखों से बह रहे थे और वो आंखें बंद किए बस यही दुआ कर रही थी कि इस बार वो किसी तरह बच जाए, क्योंकि वो जानती थी शेर उसे नहीं छोड़ेगा। कहने को वो इस घर की बहू थी, मगर पिछले 3 दिन से उसके साथ एक मुलाजिम जैसा सलूक किया जा रहा था। वो दिन उसे आज भी याद था जब उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी। 3 दिन पहले जब वो कॉलेज से घर लौटी तो चची ने उसे आते ही एक जोड़ा थमा दिया और सख्त लहजे में बोली, दानिया ये लो, जल्दी से ये कपड़े पहनो और नीचे आ जाओ। दानिया हैरान रह गई। वो चौंक कर बोली, चची जान, आप ये क्या कह रही हैं? मैं ये कपड़े क्यों पहनूं? सब खैरियत तो है। मगर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं आया। जवाब के बजाय अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वो हक्का बक्का रह गई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे सवाल करने की? जो कहा है वो करो। ये कपड़े पहनकर फौरन नीचे आ जाओ। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। थप्पड़ पड़ते ही दानिया के चेहरे का रंग उड़ गया।
वो कांपती निगाहों से उस लिबास को देख रही थी जो उसके हाथ में थमा दिया गया था। गहरा सुर्ख रंग, जिसका मतलब वो खूब समझती थी। तो क्या मेरा निकाह फरहाद से होने वाला है? ये सोचकर ही उसका दिल जैसे ही सीने में धड़कना भूल गया था। वो जानती थी कि उसकी बचपन की मंगनी फरहाद से हुई थी, जो उसके चचा ने तय की थी। कभी ना कभी तो उसे फरहाद की दुल्हन बनना ही था, और शायद वो वक्त आज ही था। तानिया ने धड़कते दिल के साथ वो लिबास पहना और बोझल कदमों के साथ नीचे चली आई। मगर नीचे आते ही जो मंजर उसकी आंखों के सामने था, उसने उसके होश उड़ा दिए। सामने शाहाना अंदाज में मेहराब जहांगीर बैठा हुआ था, सर पर रिवायती पगड़ी, अकड़ शलवार कुर्ता और आंखों में वही खूनी सुर्खी जो एक दरिंदे की आंखों में होती है। उसके पहलू में दो कड़ियाल गार्ड खड़े थे। जैसे ही मेहराब जहांगीर ने सीढ़ियों पर कदम रखती दानिया पर अपनी खूंखार नजरें गाड़ी, दानिया का दिल दहल गया। वो साकित हो गई, कदम जमीन ने जकड़ लिए। उसी लम्हे उसकी चच्ची आगे बढ़ी और उसका बाजू मजबूती से थामा और जबरदस्ती उसे मेहराब जहांगीर के सामने ले आई। ये है हमारी दानिया, हमारी फूल जैसी बेटी। भतीजी तो है, मगर हमने इसे बेटी से बढ़कर पाला है। हमारे पास इसके अलावा कुछ देने को नहीं है। ये अल्फाज जैसे ही दानिया के चचा के मुंह से निकले, वो लरज कर रह गई। चचा, चचा, ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? ये सब क्या हो रहा है? दानिया की कपकपाती हुई मासूम आवाज जैसे ही मेहराब जहांगीर के कानों में पड़ी, वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जहर आलू थी, जैसे किसी भी लम्हे जहर का प्याला उसके लबों से छलकने वाला हो। ठीक है, जल्दी से निकाह का इंतजाम करो। उसका गहरा रोबदार लहजा कमरे में गूंज उठा। हमारी हवेली इंतजार कर रही है इस लड़की से तुम्हारे भतीजे के करतूत का बदला लेने के लिए। ये सुनने ही दानिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो शौक की हालत में एक कदम पीछे हट गई। चचा जान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? फरहाद कहाँ है? मेरा निकाह तो उससे होना था ना। और क्या किया जावेद ने? मगर इसकी बात अधूरी रह गई जब उसके चचा ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। उसकी आंखों में सफाकी थी। दानिया ने लरजते वजूद के साथ खुद को संभालने की कोशिश की और मजबूत लहजे में बोली, मैं ये निकाह नहीं करूंगी। किसी को भी हक नहीं कि वो मेरी जिंदगी का फैसला करे। चचा जान, आप भूल रहे हैं, इस घर पर जितना हक आपका है उतना ही मेरा भी है। आप मुझे यूं किसी अजनबी के हवाले नहीं कर सकते। दानिया की लरजती मगर हिम्मत भरी आवाज जैसे ही मेहराब जहांगीर के कानों में पड़ी, उसने गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, गोया अपने गुस्से में काबू कर रहा हूँ। मगर दानिया की चची इतनी तहम्मुल मिजाज नहीं थी। वो फौरन आगे बढ़ी और दानिया का बाजू सख्ती से मरोड़ा और दांत पीसकर बोली, तुम्हारी आवाज कुछ ज्यादा ही बुलंद हो रही है। दानिया, जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। और याद रखो, ये निकाह नहीं, ये वनी कहलाता है। ये सुनते ही दानिया की रूह फना हो गई। वनी? ये कैसी रस्म है? इसकी आंखें खौफ से फैल गई। नहीं, मैं कभी भी इस इंसान से निकाह नहीं कर सकती। तुम अपने भाई की जिंदगी चाहती हो या नहीं? चचा ने दानिया का बाजू सख्ती से पकड़कर उसे एक तरफ खींचा। उनकी आंखों में इस्तराब था। तुम्हारा भाई जावेद, उसने दुश्मनी ने आकर किसी की जान ले ली है। ये सुनते ही दानिया के कदमों तले जमीन निकल गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जावेद तो चल भी नहीं सकता, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। उसने ये सब कब किया? वो घबराकर बोली। इसके होंठ लरज रहे थे, आंखें हैरत और खौफ से फैली हुई थी। चचा ने झूठ गढ़ते हुए कहा, जब फरहाद इसे बाहर घुमाने ले गया था तभी ये सब हुआ। अचानक एक आदमी की मौत हो गई और इल्जाम जावेद पर आ गया। मैं जावेद से पूछ कर आती हूँ। दानिया फौरन पलटने लगी, मगर चचा ने उसका बाजू और भी सख्ती से जकड़ लिया। जावेद से कैसे पूछोगी? वो बोल नहीं सकता। वो जबान से कभी तुम्हें ये नहीं बता सकता कि उसे कितना बड़ा जुर्म हो गया है। दानिया की आंखों में बेयकीनी की एक नई लहर दौड़ गई। अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो ये निकाह करना ही होगा। ये सुनकर दानिया के चेहरे पर आंसू बहने लगे। जावेद ऐसा कैसे कर सकता है? और फरहाद, वो भी तो वहाँ था। उसने मेरे भाई को रोका क्यों नहीं? उसकी आवाज कपकपा गई।
आंखें सुर्ख हो रही थी। चचा ने सख्त लहजे में कहा, फजूल सवालों का वक्त नहीं है। मेहराब जहांगीर यहाँ अपने भाई के कत्ल का बदला लेने आया है। इसके हाथ में बंदूक है और सिर्फ आधे घंटे बाद वो तुम्हारे भाई की जान भी ले सकता है। तानिया का जिस्म जैसे ही बेजान हो गया। लेकिन अगर तुम चाहो तो अपने भाई को बचा सकती हो। क्या तुम बहन होने के नाते इतनी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती कि बस कुछ वक्त के लिए उसके घर चली जाओ? चचा के अल्फाज हथौड़े की तरह उसके दिल पर बरसे। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। दिमाग सुन्न हो चुका था। और फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया। दरवाजा बंद हुआ और उसके वजूद में जैसे ही किसी ने कैद कर दी। कुछ देर बाद कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दानिया का दिल जोर से धड़का। वो जानती भी नहीं थी कि उसका निकाह किस इंसान के साथ हो रहा है। उसके सामने निकाहनामा रखा गया और उसने न आओ देखा न ताओ देखा, उस पर दस्तखत कर दिए। वो अभी सोच ही रही थी कि अचानक एक मुलाजिमा आई और उसे साथ ले गई। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। सर्दी की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक सख्त धमकदार आवाज ने उसके कदम जकड़ लिए। रुक जाओ। वो वहीं साकित खड़ी रह गई। जैसे ही दानिया ने निगाह उठाई, उसका सामना एक बावकार रौबदार शख्सियत वाले 60 साला आदमी से हुआ, जो दरअसल मेहराब जहांगीर का दादा था। लड़की किधर जा रही हो? ये सुनकर दानिया घबरा गई। जल्दी से बोली, मैं अपने शोहर के साथ जा रही हूँ। ये सुनकर परवेज जहांगीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में शोले भड़क उठे। किस शोहर के साथ? कौन है तुम्हारा शोहर? उसने एक नजर मेहराब जहांगीर पर डाली, जो अपनी जगह पकड़ा हुआ था, जैसे उसकी गर्दन में सरिया डाल दिया गया हो। उसने एक पल के लिए भी दानिया पर नजर नहीं डाली थी, जैसे ही वहां मौजूद ही ना हो। दानिया ने गैर यकीनी अंदाज में सर झुकाकर कहा, ये मेरे शोहर हैं। तभी एक औरत ने आगे बढ़कर दानिया को खींचकर अपने करीब कर लिया। उसकी आंखों में नफरत और होंठों पर जहर भी भरा हुआ था। खबरदार, मेरे बेटे को अपने शोहर बनाने की कोशिश भी की। तुम कभी इस घर की बहू नहीं बन सकती। तुम बनी हो और तुम्हारे साथ वही होगा जो हमारे खानदान की रिवायात कहती हैं। दानिया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। तभी एक धीमी मगर मजबूत आवाज सुनाई दी, दादी जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं इस लड़की को ले जा सकती हूँ? दानिया ने चौंक कर देखा। ये वही औरत थी जिसका चेहरा दर्द पड़ चुका था, आंखों में गम और तकलीफ थी। वो कोई और नहीं बल्कि शमशेर जहांगीर की माँ थी। वो माँ जिसने अपना बेटा खो दिया था। परवेज जहांगीर ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं। ले जाओ इसे। इस लड़की को इतना दर्द देना कि हमारा बदला पूरा हो जाए। ये सुनते ही दोनों औरतों ने दानिया को घसीटकर बावर्ची खाने की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। वहां पहुंचते ही एक ने धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। खबरदार, आज के बाद हवेली के किसी फर्द की आंखों में आंखें डालने की कोशिश भी मत करना। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक मुलाजमा की सी है। शमशेर जहांगीर की मां ने तहमकाना अंदाज में कहा और फिर नफरत से दानिया की तरफ देखकर पलट गई। दानिया ने बेबसी से आंखें बंद कर ली, अपने लब सख्ती से काट लिए ताकि आंसू बाहर न निकले। तभी किचन के एक कोने में खड़ा शेरू, जो सब्जियां काट रहा था, वह सब कुछ खामोशी से देख रहा था। चंद लम्हों बाद वो दानिया के करीब आया। धीमी आवाज में बोला, घबराने की कोई बात नहीं। अगर चाहती हो कि तुम्हारे साथ जुल्म न हो तो बस मेरी बात मानती जाओ। दानिया ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसका मसीहा हो। वो तेजी से उसके करीब आई और कांपती हुई आवाज में बोली, तुम मुझे इन लोगों से बचा लोगे ना? ये लोग तो मुझे मार डालेंगे। मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब तक मेरी जान बाकी है, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं इनका सामना जरूर करूंगी। उसने अपने आंसू सख्ती से पोंछ लिए। शेरू के लबों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट उभरी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो दानिया समझ न सकी। ठीक है, लेकिन पहले आज का काम कर लो। कल तुम्हें ये काम करने की नौबत भी नहीं आएगी। दानिया ने हैरत से शेरू की तरफ देखा। लेकिन उसके लिए तुम्हें रात को मेरे पास आना पड़ेगा। शेरू ने पुरइसरार अंदाज में अगली बात कह डाली। दानिया, जो शेरू की नीयत को समझ ही ना सकी, खुशी खुशी सर हिलाने लगी। दिन भर की थकन ने उसे सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि रात को शेरू के पास जाने का वादा भी। जब वो बावर्ची खाने में काम में मसरूफ थी, अचानक किसी ने पीछे से आकर
उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। तुम आई ही नहीं, रात को क्या तुम्हें कल भी वैसे ही सारा दिन कुर्बानी देनी है? दानिया का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धड़का। ये लम्स उसे अजीब सा लगा। वो झटके से पीछे हटी, गुस्से से बोली, ये क्या तरीका है? दूर रहकर बात करो। शेरू हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर नरमी से बोला, क्या तुम्हें कल भी सफाई करनी है? नहीं करनी तो फिर मैं जो कह रहा हूँ वो करने दो ना। ये सुनकर दानिया के ओसान फतह हो गए। वो घबरा कर एक कदम पीछे हटी, नजरें झुकाकर बोली, तुम क्या करने वाले हो? शेरू ने तेजी से उसका हाथ थामा और सरगोशी की। घबराने की जरूरत नहीं, बस कुछ देर साथ वक्त गुजार लेते हैं। आखिर मैं भी तो इस हवेली का मुलाजिम हूँ। दानिया ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और उंगली उठाकर सख्त लहजे में कहा, मैं यहाँ की मुलाजमा नहीं हूँ, मजबूरी में यहाँ काम कर रही हूँ। मेरा निकाह इस हवेली के बेटे से हुआ है। शेरू ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा, अच्छा तो नाम क्या है? तुम्हारे शोहर का ये सवाल सुनकर दानिया के चेहरे का रंग फक हो गया। वो तो अपने शोहर का नाम भी नहीं जानती थी। उसने तो एक झलक भी उससे सही नहीं देखी थी। हाँ, बस उस वक्त देखा था जब वो निकाह से पहले तैयार होकर नीचे आई थी, लेकिन वो यकीन ही नहीं कर पाई थी कि वही इसका शोहर है। वो उन्हें सोचों में घूमती, तब अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने दोबारा उसका हाथ थाम लिया है। ये एहसास बिजली के झटके की तरह था। होश में आओ। दानिया करंट खाकर एक झटके से पीछे हटी और गुस्से से बोली, कहा ना मेरे करीब मत आओ। शेरू ने हल्की सी हंसी के साथ सर झटका और धीमे मगर चुभे हुए लहजे में बोला, अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो देखता हूँ कल तुम हवेली के काम कैसे करती हो। ये कहकर वो चमकती आंखों के साथ वहां से चला गया और दानिया का दिल बेचैनी और खौफ से तेजी से धड़कने लगा। अगले दिन शेरू अपनी हामला बीवी की बीमारी का बहाना बनाकर हवेली में नहीं आया था, जिसकी वजह से सारे काम दानिया पर आन पड़े थे। वो पूरे कमरों की सफाई करती रही और जब वो एक कमरे की सफाई करने लगी तभी अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला। दानिया ने जैसे ही पलट कर देखा, उसके कदम जमीन पर गड़ गए। मेहराब जहांगीर और अभी भी नहाकर निकला था, टावल से खुद को लपेटा, सर झुकाए अपने भीगे बाल फुसफुसा रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। दानिया तेजी से एक पर्दे के पीछे जाकर दबक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अचानक मेहराब की आवाज कमरे में गूंजी। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अरे मेरी जान, मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में शमशेर के कातिल की बहन से मेरा निकाह हुआ है। वो तो बस बनी है, कुछ देर बाद उसे आजाद कर दूंगा। वो तो मेरे लिए वजूद ही नहीं रखती। तानिया का वजूद लरज कर रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। ये कह रहा था, मेहराब वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करती। ये अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगे। उसने बमुश्किल अपनी सांसें काबू में रखी और कुछ देर वहीं खामोश खड़ी रही, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जो कुछ सुना वो हकीकत नहीं था। जब उसे महसूस हुआ कि मेहराब कमरे से जा चुका है, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो चुपके से बाहर निकली, मगर उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो इस हवेली में कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ अपने भाई की गलती की सजा भुगत रही थी, लेकिन क्या वाकई गलती जावेद की थी? सच्चाई तो कुछ और थी। वो ये नहीं जानती थी कि असल कसूरवार उसका भाई नहीं बल्कि उसका मंगेतर फरहाद था। कमीने इंसान, तुझे इस बार मैंने बचा लिया है, पर कब तक तुझे बचाता रहूंगा? हाँ, फरहाद के बाप ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वो औंधे मुंह फर्श पर जा गिरा। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल मुजरिम हूँ, सब यही समझेंगे ये सब जावेद ने किया है, क्योंकि गन में उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, मेरे नहीं। वो गुस्से से चीख रहा था, जबकि उसका बाप सर थाम कर रह गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर घर का खर्च चल रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ फरहाद की वजह से था, और वो किसी भी गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाकर घर लाता था, और उसका बाप आंखें बंद किए सब कुछ सहता जा रहा था, ये जानते हुए कि ये पैसे चोरी के हैं या किसी और जुर्म के। ये सारा मंसूबा उसकी बीवी का ही था। उसने फरहाद के जहन में ये बात डाली थी कि सारा इल्जाम जावेद पर डाल देना। दानिया तो सारा दिन कॉलेज में रहती थी, वो शाम को घर आती थी। उसे क्या मालूम था कि उसका भाई कहाँ जा रहा है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। और यूं वो इस झूठ पर यकीन कर बैठी कि उस रोज फरहाद ही जावेद को बाहर ले गया था और वो उसे गन चलाना सिखा रहा था। दानिया अपने भाई की वजह से
वो जुल्म सह रही थी जिसकी वो हकदार भी नहीं थी। दानिया उस छोटे से कमरे में सो रही थी जो किचन के बिल्कुल साथ बना हुआ था। तभी अचानक खिलखिलाती हुई हंसी उसके कानों में गूंजी। वो फौरन नींद से जाग गई। आंखें मलकर जैसे ही उसने इर्द गिर्द देखा, अंधेरे में वो साए हरकत करते हुए नजर आए। कुछ लम्हों बाद वो दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर वाले कमरे की तरफ चले गए। वो मेहराब जहांगीर का कमरा था। दानिया का दिल धक से रह गया था। ये कौन थी? मेहराब के कमरे में कोई और लड़की। वो सकते में आ गई थी। पूरी रात आंखों में आंसू लिए वो बस यही सोचती रही कि आखिर कब तक ये जिल्लत सहनी पड़ेगी, कब तक ये जुल्म बर्दाश्त करना पड़ेगा। और फिर फजर से कुछ पहले ही वही दो साए दोबारा नीचे उतरे। कुछ देर बाद मेहराब अकेला बाहर निकल आया। दानिया सब कुछ समझ चुकी थी। ये वही शख्स था जिससे इसका निकाह हुआ था। ये था उसका शोर। ये वही मेहराब जहांगीर था जिसकी निकाह में आकर वो अपनी दुनिया वीरान कर बैठी थी। ये सोचकर दानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। दादी देखें, बदला पूरा हो चुका है। मेहराब जहांगीर ने गहरी सांस ली और एक हाथ से सिगरेट का कश लेते हुए सामने बैठे दादी की तरफ देखा। आप लोगों ने इस पर जितना जुल्म करना था कर लिया। अब मैं इसे आज़ाद करना चाहता हूँ। सामने बैठे दादी ने सर थाम लिया जैसे सुनने की तवक्को न हो। हरगिज नहीं। दादी की गहरी सख्त आवाज गूंजी। अभी नहीं, अभी इस पर जुल्म नहीं हुआ कि वो टूट जाए। तुमने इस पर हिम्मत देखी है? चट्टान जैसी लड़की है। एक बार इसके मुंह से शिकवा नहीं निकला। ये सुनकर मेहराब झुंझलाकर खड़ा हो गया। मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी, इसकी आवाज तलखी में डूबी हुई थी। कब तक नाजिश को इंतजार करवाऊं? वो मेरी मोहब्बत है दादी। दादी ने एक जोरदार कह कहा लगाया। मोहब्बत? वो जहरखंद अंदाज में बोले। ठीक है, अगर तुम्हें नाजिश से इतना ही प्यार था तो दूसरी शादी कर लो। हमारे खानदान के मर्द चार चार निकाह करते हैं, लेकिन दानिया अभी तुम्हारे निकाह में ही रहेगी। ये सुनते ही मेहराब की आंखों में खून उतर आया। ठीक है, अगर वो मेरे निकाह में ही रहेगी तो फिर मुझसे दूर क्यों? फिर वो मेरे साथ रहेगी। वो जानता था दादी इस बात की इजाजत हरगिज नहीं देंगे और उसे ने लाजवाब कर दिया था। दादी की आंखों में गुस्से की लिपटें उठी। तुम शायद भूल रहे हो मेहराब जहांगीर। उनकी आवाज जहर में बुझी हुई थी। ये तुम्हारी जिद थी। तुम ही जिद कर रहे थे कि उस खानदान की नाक ऊंची करनी है, वरना हमें तो शमशेर के कत्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता था और हमारा सगा नहीं था। शमशेर उनके सुतेले बेटे का नाम था। दादी ने होंठ खींचकर कहा। ये तुम ही थे जो गांव वालों के सामने अपनी अना की जंग लड़ रहे थे। तुमने खुद जिद की के बदले में दानिया दी जाए। तुम्हें सब के सामने अपनी ताकत साबित करनी थी तो हमने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था कि निकाह करो। लेकिन जब तुमने निकाह कर लिया तो फिर उसे ही सजा मिलनी है, वही जिल्लत सहनी है, वही बदला भुगतना था। दादी की आवाज में जुनून था। अब जबकि वक्त आ गया है तो हम हरगिज इजाजत नहीं देंगे कि तुम उसे आज़ाद कर दो। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं मेहराब जहांगीर कि तुम इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा दे दो। दादी की आखिरी बात पर मेहराब का दिल धक से रह गया था। नहीं दादी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। मेहराब की मुठ्ठियां भींच गईं। फिर कुछ देर खामोशी के बाद उसने अगली बात कही। पर अपने नफ्स की तस्कीन तो मैं इससे ले सकता हूँ। वो मेरे लिए हलाल है। मेहराब ने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुएं को हवा में छोड़ते हुए बेरहमी से बोला। मैं तो बस इसे अपने सुकून के लिए इस्तेमाल करूंगा। बीवी तो मेरी सिर्फ नाजिश बनेगी। दादी दो खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे, यकदम उसे घूरने लगे। उनकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। लड़कियों की कोई कमी नहीं है मेहराब। दादी की भारी आवाज गूंजी। मैंने कभी तुम पर पाबंदी नहीं लगाई। तुम हमारे घर के इकलौते वारिस हो। शमशेर के बाद तुम ही इस जायदाद के मालिक हो। कभी तुम्हारी कोई बात रद्द नहीं की। तो फिर क्या चीज है जो तुम्हें मजबूर कर रही है कि तुम इस नाचीज लड़की को हासिल करना चाहते हो? ये सुनते ही मेहराब तिलमिला गया। एक झटके से सर झटककर लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से निकल गया। उसी लम्हे दानिया ने उसे बाहर जाते हुए देखा था। न जाने क्यों रात के 10 बजे वो हमेशा यूं ही निकल जाता था। दानिया का दिल बेचैनी से धड़कने लगा। यही वक्त होता था जब अक्सर नींद में होती और तभी उसे खिलखिलाने की आवाज आती। वही नर्म सी हंसी जो उसके दिल पर छुरियों की तरह चलती थी। और जब वो देखती तो मेहराब के साथ वही लड़की होती। दानिया के दिल में जैसे कोई टूट कर बिखर गया हो। नहीं, कभी नहीं। उसने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था। मैं इस शख्स को कभी भी अपना शोहर नहीं मानूंगी। ये फैसला करते हुए उसकी आंखों में नमी उतर आई।
उसने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि इसका होने वाला शोर ऐसे निकलेगा। वो तो हमेशा फरहाद को ही अपने हमसफर के रूप में देखती थी। और फिर उस रोज जैसे शेरू ने दोबारा दानिया का रास्ता रोका तो उसने अचानक अजीब सी हिम्मत आ गई। उसने फौरन शेरू को पीछे धकेल दिया और तेजी से भागने लगी। भागते हुए वो एक कमरे में जा पहुंची। यह कमरा गुप्त अंधेरे में डूबा हुआ था। रात का वक्त था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस दीवारों को टटोलती रही, यहाँ तक कि उसे एक टेबल महसूस हुई। उसे लगा कि ये उसके बचाव के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। सो वह जल्दी से उसके नीचे दबक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी, दिल बेकाबू धड़क रहा था। जैसे वो कुछ देर साकित रही, थकन के मारे उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ मेहराब जहांगीर अपने कमरे में गुस्से से अलमारी खोलकर फाइलें देख रहा था और जिस फाइल की तलाश में था वो उसे कहीं नहीं मिल रही थी। गुस्से में उसने मजीद फाइलें बखेर दी और फिर झिंझलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। लंबे लंबे कदम उठाता हुआ वह सीधा अपनी स्टडी रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ उसकी तमाम फाइल तरतीब से पड़ी हुई थी। कारोबारी मसाइल के बाइस और अक्सर यहाँ कर फाइलें पढ़ता था, मगर कुछ खास फाइल उसने कमरे में अलग रखी हुई थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, दरवाजा बंद किया और अलमारी की तरफ बढ़ा, अचानक ही अजीब सी आवाज ने उसे चौंका दिया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो लम्हा भर को साकित हो गया। ये किसी के कराटे लेने की आवाज थी। हैरत से उसने इधर उधर देखा, फिर अचानक उसकी नजर टेबल के नीचे पड़ी। वहां से किसी का दुपट्टा झलक रहा था, नीले रंग का दुपट्टा जो कमरे की हल्की रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था। मेहराब के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो झुककर नीचे देखने लगा और वहां उसकी अपनी बीवी बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। वो हैरान रह गया, ये यहाँ क्या कर रही है? वो दूधिया रंगत की हाइल दानिया, जिसकी लंबी सी पलकें चेहरे पर बिखरी हुई थी, टेबल के नीचे आराम की नींद सो रही थी। जैसे दानिया माफिया से बेखबर हो। हल्की रोशनी में उसके चेहरे पर चंद जख्मों के निशान भी नजर आ रहे थे, जो कि शायद काम के दौरान लगे थे, मगर उसे इनकी परवाह नहीं थी। मेहराब ने पहली बार इतने गौर से अपनी बीवी को देखा, मगर अगले ही लम्हे उसका चेहरा सख्ती में ढल गया। वो तेजी से आगे बढ़ा, उसका बाजू थामा और एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। दानिया की आंख खुल गई। वो घबरा कर चीख पड़ी और सीधा मेहराब के सीने पर जा लगी। मुझे कुछ मत करना, देखो मैं इस घर की बहू हूँ, वो कांपते लहजे में बोली। खौफ उसके चेहरे पर वाज़ेह था। खबरदार, जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो। दानिया ने आंखें भींच ली, लड़ती हुई आवाज में मेहराब को पुकारती रही, जैसे बस उसी का खौफ उसे हिम्मत दे रहा हो। वो मेहराब के वजूद के साथ लगी सरगोशी में बोल रही थी, खबरदार, मेरे करीबी मत आना, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। ये सुनते ही मेहराब के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दानिया के मुंह से वो क्या सुन रहा है। दानिया ने दोबारा धमकी दी, मैंने कहा मुझसे दूर रहो, मैं सबको बता दूंगी। मेहराब की बर्दाश्त की हदें जवाब दे गई थी। उसने एक झटके से दानिया के दोनों बाजू को थामे हुए जोर से झंझोड़ कर बोला, किसकी बात कर रही हो? ये जुर्रत किसने की? किसने तुम्हें हाथ लगाया? वो गुस्से और हैरत के मिले जुले जज्बात के साथ गहरी नजरों से दानिया को देख रहा था। दानिया, जो अब तक खौफ और घबराहट में थी, होश में आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े उस लंबे और रोबदार शख्स को देखकर सागी रह गई। क्या क्या मैं इसी ही को देख रही हूँ? उसके दिलो दिमाग में तूफान मच गया। क्या वाकई मेहराब जहांगीर है? वो दिल में सोचकर रह गई। मेहराब ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, सच सच बताओ, किसने तुम्हें छूने की कोशिश की? दानिया का दिल मजीद कांपने लगा। अचानक वो मेहराब के सीने से जा लगी, जैसे उसे अपनी आखिरी पनाहगाह मिल गई हो। वो ज़ारों कतार रो रही थी, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे तंग करता है, प्लीज मुझे बचा ले, मेरी इज्जत महफूज नहीं है। दानिया ने कपकपाती आवाज में कहा और मेहराब की कमीज मुट्ठियों में जकड़ ली। आप मेरे शोहर है ना? फिर भी मैं गैर महफूज हूँ। ये अल्फाज सुनकर मेहराब का दिल जोर से धड़का, उसकी सांसें बोझल हो गई। उसने फौरन दानिया के लड़खड़ते हाथ से अपने हाथों में मजबूत से थाम लिया और सख्त लहजे में बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस मुझे सच बताओ कौन है? दानिया मुसलसल रोए जा रही थी, उसका जिस्म कांप रहा था। मेहराब ने पहली बार इतने करीब से अपनी बीवी को इस हालत में देखा था। वो न सिर्फ खौफजदा थी बल्कि मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। दानिया के जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि सामने खड़ा ये शख्स मेहराब जहांगीर उसका शोहर है। निकाह का बंधन उन दोनों को जोड़ चुका था। अचानक मेहराब की गहरी संजीदा आवाज ने उसके ख्यालात का तसलसल तोड़ दिया। एक शर्त पर मैं
तुम्हें उससे बचा सकता हूँ। दानिया ने चौंक कर उसे देखा। कैसी शर्त? अभी उसने इतना ही कहा था कि मेहराब ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। तुम्हें हर रात मेरे कमरे में आकर सोना होगा। अगर ये मंजूर है तो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। आखिर मैं तुम्हारा शोहर हूं ना। अभी तुम खुद ही कह रही थी ना। वो उसकी आंखों में झांककर बोला। हल्की सी मैनिकेयर मुस्कान उसके लबों पर थी। यह सुनकर दानिया एक लम्हे के लिए उलझ गई, फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। आप मेरे शोहर हैं, मैं आपके लिए आपके पास आ जाया करूंगी। शुक्रिया। दानिया को लगा जैसे मेहराब इतना भी सख्त दिल नहीं जितना नजर आता है, मगर फिर अचानक उसे नाजिश का ख्याल आ गया और वो बेचैन होकर बोली, फिर उस लड़की का क्या होगा? मेहराब के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा रंग आ गया। फिर उसने नजरें चुरा कर कहा, कौन सी लड़की? किसकी बात कर रही हो? वही जो रोज रात को आपके रूम में आती थी। दानिया ने बगैर किसी झिझक के सीधी बात कह दी। मेहराब की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी आई, फिर उसने गहरी सांस ली। अच्छा, तो तुम मुझ पर नजर रख रही थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मेरी आंख खुल जाती थी जब आप उसे लेकर आते थे। दानिया जल्दी से सफाई देने लगी, फिर फौरन बोली, पर अब वो नहीं आएगी ना, क्योंकि अब मैं आपके पास होंगी। दानिया की आंखों में एक अजीब सा मान था, जैसे वो मुकम्मल यकीन कर चुकी हो कि मेहराब अब उसका मुहाफिज है। मेहराब ने गहरी नजरों से उसे देखा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, बताएं ना। दानिया बेचैन सी बोली। मेहराब ने एक पल खामोशी अख्तियार की, फिर सपाट लहजे में कहा, हाँ, वो अब नहीं आएगी, लेकिन याद रखो, अब तुम्हें हर रात मेरे पास आना होगा और तुम मुझे किसी भी काम से मना नहीं करोगी। दानिया के लब सिले के सिले रह गए। वो खामोश हो गई। अचानक मेहराब ने एक झटके से उसे उससे दूर किया। चलो जाओ यहाँ से। दानिया चंद कदम पीछे हट गई, फिर ठिठक कर रह गई। मगर मैं कहाँ जाऊंगी? मेहराब ने पेशानी मसलते हुए गहरी सांस ली। मेरे कमरे में जाओ और वो मेरा इंतजार करो। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनते ही दानिया के जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। दिल की धड़कन जैसे काबू से बाहर हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाती वो मेहराब के कमरे की तरफ चल पड़ी। दानिया पहले भी मेहराब के कमरे में गई थी, जब सफाई के दौरान वहां कुछ देर ठहर गई थी, मगर उस रात हालात कुछ और थे। वो कब नींद की दोष में बहकर उसके बिस्तर पर सो गई, उसे याद ही ना रहा। मेहराब जब कुछ देर बाद कमरे में आया और अपने बिस्तर पर दानिया को सोता देखा, तो सब कुछ भूल गया। याद था तो बस ये कि उसकी बीवी है। उसके करीब आकर वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़ा रहा, जैसे कोई फैसला करने की कोशिश कर रहा हो। अगली सुबह शोर की आवाज ने दोनों को नींद से जगा दिया। ये गलीज लड़की यहाँ क्या कार्य कर रहा? आवाज में दानिया ने आंखें मसलते हुए खुद को संभाला और जैसे ही सामने खड़ी शख्सियत को पहचाना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कोई और नहीं, मेहराब की माँ थी, जिन्होंने जैसे ही दानिया को अपने बेटे के बिस्तर पर देखा, तेज लहजे में बोली, ये तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही है मेहराब? मेहराब का दिमाग सुन्न हो गया। हम मुझे नहीं मालूम यह कैसे आई। इसने जल्दी से सफाई देने की कोशिश की। वो रात के वाक़े को याद करके उलझन में पड़ गया, मगर अपनी माँ के सामने सच बोलने की हिम्मत न हुई। लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के कमरे में घुसने की? आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मेहराब की माँ गुस्से से दानिया की तरफ बढ़ी, मगर मेहराब फौरन आगे बढ़ाया और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नहीं मामा, प्लीज इसे कुछ न कहें, मैं खुद इससे बात करूंगा अपने तरीके से। फिर वो इल्तिजा करने वाले अंदाज में बोला, और प्लीज ये बात दादी को मत बताएं, वरना न जाने क्या समझेंगे। ये सुनकर मेहराब की माँ ने तेज नजरों से बेटे को घूरा, फिर गुस्से से पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, दानिया तड़प कर मेहराब के करीब आई, उसके सीने से लगकर बेख्तियार बोली, आप आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं? रात को तो आप खुद मेरे करीब आए थे ना। अब सब कुछ भूल गए। दानिया की आवाज लहर रही थी। मेहराब ने उसे एक झटके से खुद से दूर किया और सख्त लहजे में बोला, कैसी बातें कर रही हो? जानती हो ना, तुम यहाँ बनी के तौर पर आई हो। अगर मैंने तुम्हें अपने कमरे में रहने की इजाज़त दी है, तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है। फिर वो दानिया की आंखों में देखते हुए लफ्ज़ चबाते हुए बोला, और खबरदार, जो अपनी हैसियत भूलकर मेरी बीवी बनने की कोशिश भी की। दानिया दम बखुद खड़ी रह गई। मेहराब चबा चबा कर अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, ये सब कुछ किसी को भी मत बताना। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। मेहराब की सर्द और बेरहम आवाज दानिया के दिल में तीर की तरह लग रही थी। अब आराम से
इस दरवाजे से बाहर चली जाओ। उसने कमरे के दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेहराब का बदला हुआ अंदाज और सख्त लहजा सुनकर दानिया कांपने लगी। ये वो मेहराब नहीं था जो रात को इसके करीब आया था, जो नरमी से बोला था, जो उसका मुहाफिज बनने का वादा कर रहा था। ये तो कोई और ही शख्स था, बेहिस, सर्द और अजनबी। दानिया की आंखों में मौजूद एतमाद पल भर में बिखर गया। वो बोझल कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। किचन में जैसे ही कदम रखा तो शेरू ने गुस्से से उस पर झपटी मार दी। दानिया हैरत से उसे देखा, फिर तेज लहजे में बोली, तुम्हें पता भी है मैं कहाँ थी? अगर जानते हो तो यूं मेरे करीब आने की जुर्रत भी ना करते। शेरू घबरा गया। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। दानिया अब मुसलसल मेहराब जहांगीर के कमरे में जाने लगी थी, जबकि मेहराब बिना किसी एहसास के हर रात उसे अपने बिस्तर में जगह दे रहा था। मगर बात यह थी कि वो अब उसे सिर्फ अपनी बिस्तर की जीनत ही नहीं बना रहा था। तभी एक रोज रात के वक्त दानिया को अचानक मतली होने लगी। उसका जी घबरा रहा था, जैसे सांस रुक रही हो। एक झटके से वो मेहराब चलग हुई और तेजी से भागती हुई बाथरूम में चली गई। मेहराब ने हैरानी से उसे देखा, फिर उसकी हालत कुछ परेशान हो गया। दानिया क्या हुआ, ठीक तो हो? दानिया ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने सर को थामे खड़ी रही। अगले रोज भी उसकी तबीयत बिगड़ी रही और फिर मुसलसल 4 दिन तक यही हाल रहा। मेहराब से रहा न गया। चौथे दिन वो दानिया को चुपचाप अस्पताल लेकर गए। मुबारक हो, आपकी बीवी उम्मीद से है। ये सुनते ही मेहराब के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था। दानिया भी बाहर ही थी, उसे कुछ पता नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा। मेहराब ने बाहर आकर चेहरे पर संजीदगी तारी की और दानिया के हाथ में एक दवा थमा दी। ये रोजाना लेनी है, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। दानिया ने बेयकीनी से मेहराब की तरफ देखा, मगर खामोशी से दवा ले ली। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने जिस्म में होने वाली तब्दीलियां महसूस कर रही थी। ये सब देखकर उसका शक बढ़ने लगा। वो हर रात मेहराब के पास जाती थी और अब उसकी हकीकत जानना चाहती थी। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके मेहराब से पूछ ही लिया, सच सच बताएं, ये सब क्या हो रहा है? मेहराब ने गहरी सांस ली, फिर हकीकत बता दी। सच्चाई सुनते ही दानिया के हाथ पांव सुन्न हो गए और वो सर थाम कर बैठ गई, जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे ना? उसकी आवाज लरज रही थी, आंखों में अनजाने खौफ की परछाइयां थी। मेहराब ने बेचैनी से रुख मोड़ लिया। मैं कहाँ छोड़ रहा हूँ तुम्हें? तुम यहीं हो, यही तुम्हारी जिंदगी है, सारी जिंदगी की तुम्हें ऐसे ही रहना होगा। लेकिन उसने ठहर कर दानिया की तरफ देखा। कभी भी किसी को ये मत बताना कि तुम हामिला हो। दानिया ने हैरत से देखा, ये कैसी बात थी? एक तरफ मेहराब की फिक्र, दूसरी तरफ उसकी लापरवाही। वो जान नहीं पा रही थी कि मेहराब की सच्चाई आखिर क्या है। उसने नाजिश से भी दूरी अख्तियार कर ली। एक दिन नाजिश ने शिकवा किया, यहाँ तक कि वो मेहराब के ऑफिस तक जा पहुंची, लेकिन मेहराब ने उसे मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो दानिया को इस मोड़ पर अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। 3 महीने बाद जब उसने दोबारा दानिया का चेकअप करवाया तो डॉक्टर की रिपोर्ट सुनते ही वो बेख्तियार कुर्सी से खड़ा हो गया। दानिया के पेट में जुड़वा बच्चे हैं। मेहराब की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात के साथ वापस आया, लेकिन जैसे ही घर पहुंचा अचानक दादी ने उसे कमरे में बुला लिया। दादी का सर झुका हुआ था। बोले, क्या कहना है? आपने? मेहराब ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। अब तो मैं आपका कोई तंग नहीं किया, मैं आपसे यह हकीकत कबूल कर ली है, दानिया को भी अपना लिया है, तो अब क्या मसला है? दादी ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, मसला यह है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये सुनते ही मेहराब चौंक गया। कैसी गलती दादी? आप होश में तो हैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं? जब दादी ने एक नज़र उस पर डाली और कहा, गलती यह है कि इस लड़के के भाई से शमशीर का अनबन हुआ था, पर सच्चाई ये है कि वो इसका भाई नहीं था, वो तो इसका कजन फरहाद है। ये सुनते ही मेहराब को जो लगा जैसे उसके दिल पर रखा हुआ बोझ अचानक हल्का हो गया। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी कैद से आजाद हो गया हो, लेकिन फौरन खुद पर काबू पाते हुए संजीदगी से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेचारी लड़की, इसके साथ कितना जुल्म हो रहा है। मैंने आज तक उसे अपनी बीवी का दर्जा तक नहीं दिया। दादी ने उसकी आंखों में गहरी नजरें गाड़ दी। अपने दादाजी से झूठ मूठ बोला? तुम्हारी आंखों से साफ पता चल रहा है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। कल तक नाजिश के इश्क में गिरफ्तार मर्द, आज इसका नाम तक नहीं। कुछ चक्कर तो है। ये सुनते ही मेरा आपका दिल जोर से धड़कने लगा। घबराहट उसके चेहरे पर नुमायां हो गई थी। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं दादी, आप गलत समझ रहे हैं। उसने नजरें चुराकर सर झुका लिया। दादी ने उसके कंधे पर मजबूती से हाथ रखा और धमकियां में
लहजे में बोले, जो कुछ भी है सच सच बताओ। मेहराब ने लब काटे। फिर देर खामोश रहने के बाद हकीकत उगल दी। ये सुनते ही दादी का रंग पक हो गया। वो चंद लम्हे खामोश रहे, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गई हों। फिर धीरे से बोले, हम क्या करें, वो लड़की बेकसूर है और तुमने उसे अपनी बीवी का दर्जा देकर गलत भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने एक गहरी सांस ली। इस घर की औरतें इसे अपना शिकार समझ बैठी हैं। उनके सामने ये बात कैसे संभाली जाए। मेहराब की बातों ने दादी को एक नई उलझन में डाल दिया था। मेहराब ने सख्ती से कहा, अब ये सब संभालना आपको ही पड़ेगा दादी। आपने मामा और बड़े मामा को इजाजत दी है, तो इसके साथ जो चाहे सलूक करे। अब ये सब आपको ही रोकना होगा। दादी खामोशी से गए, किसी गहरी सोच में डूब गए। मेहराब वहां से जा चुका था। ये आप क्या कह रहे हैं मेहराब, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, मेहराब ने दो टोक अंदाज में कहा। अब तुम्हें यूं छुप छुप कर मेरे कमरे में नहीं आना पड़ेगा, बल्कि आज से तुम मेरे कमरे में रहोगी। ये सुनते ही दानिया को यूं लगा जैसे उसके सर पर कोई पहाड़ आकर गिरा हो। वो चौंक कर पीछे हटी, आंखों में बेयकीनी लिए उसकी तरफ देखा। मेरे भाई ने जो गलती की है, मैं तो उसके साथ अजाब काट रही हूँ। दानिया ने एक नजर अपने उभरते हुए पेट पर डाली और आंसू उसकी आंखों से टपक पड़े। तुम्हारे भाई ने कोई गलती नहीं की है। तानिया ये सुनते ही तानिया के पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरे भाई ही से गलती हुई थी ना। नहीं, मेहराब ने मजबूत लहजे में कहा, ये गलती तुम्हारे भाई ने नहीं की, तुम्हारे कजन फरहाद ने की है। दादी को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है। तुम्हारे चचा चची ने तुम्हारे मासूम भाई जावेद पर इल्जाम लगाया, क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, न चल सकता था। ये सुनते ही दानिया का रंग सफेद पड़ गया। उसकी सांस जैसे किसी ने रोक दी हो। दादी ने सबके सामने ऐलान कर दिया और मेहराब का भरपूर साथ दिया। चंद दिन बाद दानिया ने मेहराब के सामने एक इल्तिजा रखी, मैं अपने भाई से मिलना चाहती हूँ। मेहराब ने उसकी आंखों में झांका, जहाँ सिर्फ सच्चाई थी। ठीक है, तुम जा सकती हो। दानिया जब अपने भाई के पास पहुंची तो सामने का मंजर देखकर उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। फरहाद जावेद को जबरदस्ती की दवा खिला रहा था। ये दवाई खाएगा तो बोल नहीं सकेगा, यही वाहिद हल है, वरना सच बोलने लगेगा। ये कहते हुए फरहाद शैतानी हंसी हंस रहा था। दानिया का जिस्म कांप गया, लेकिन वो खामोशी से एक कोने में छुप गई। जैसे ही फरहाद वहां से निकला, दानिया तेजी से अपने भाई के पास पहुंची और उसे जोर जोर से गले लगाई। वो बेख्तियार फूट फूट कर रो रही थी, मगर वो जान चुकी थी उसे अपने भाई को इंसाफ दिलवाना था। चंद रोज बाद दानिया ने दोनों बच्चों को जन्म दिया। मेहराब जहांगीर की तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। इसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि उसे दानिया से मोहब्बत कब और कैसे हुई, उसे खुद भी पता न चला था। दानिया ने मेहराब को तोहफे में सिर्फ एक चीज मांगी थी कि उसे भाई को यहाँ लाना चाहती है, ताकि उसकी देखभाल कर सकूं। उसे गलत दवाइयाँ दी जा रही है, मैं चाहती हूँ कि वो खुद अपनी जबान से सच्चाई बयान कर दे। मेहराब ने उसकी इल्तिजा खामोशी से कबूल कर ली। दानिया ने भाई को अपने साथ ले आई और उसकी मुकम्मल देखभाल करने लगी। चंद ही दिनों में जावेद बोलने लगा और यूं पूरी हकीकत सबके सामने आ गई। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।